हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 अप्रैल को हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द इंडियन सीफेरर डिजर्व्स बेटर इन अ चॉपी हाई सीज। इंडियन सीफेरर के बारे में बात करेंगे, उन्हें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं हाई सीज़ में, किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और इंडिया जो है इंडियन जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या कर रही है उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में कवर किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाई डज द सेंटर वांट टू मॉडिफाई द 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करेंगे, 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, क्यों गई है, टू मॉडिफाई द 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट, रीज़न क्या है इसका, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन सीफेरर डिजर्व्स बेटर इन चॉपी हाई सीज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन सीफेरर की बात की जा रही है। सीफेरर क्या होते हैं? सीफेरर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स ऑन शिप और अदर वेसल्स एट सी। जो शिप के क्रू मेंबर्स होते हैं, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा आपने, तो शिप का ओनर कोई और हो सकता है लेकिन उसको चलाने के लिए आपको क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि डेक ऑफिसर्स हो गए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेविगेशन के लिए, वॉच कीपिंग के लिए। इनमें कैप्टन, फर्स्ट कैप्टन, ये सारे इंक्लूड हो सकते हैं। मरीन इंजीनियर्स हो गए, इन केस अगर कुछ शिप में प्रॉब्लम आती है तो उसमें इंजीनियर्स भी होना चाहिए ताकि वो मेंटेनेंस कर पाए। अब ओशन के बीच में तो आप शिप को जो है अगर ख़राब हो जाती है तो ये नहीं सोच सकते कि यार अब इसको सुधारने के लिए कहाँ लेके जाए, तो उसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। अब बहुत समय तक के वो चलता है, बहुत समय एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचने में 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको कुक की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयाँ होनी चाहिए आपके साथ, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे के सारे लोग सीफेरर में इंक्लूड किए जाते हैं। इनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने लव्ड वन से दूर रहते हैं, बहुत समय तक पानी में रहते हैं और उसके बाद वाटर के कारण सिकनेस और अनेक तरह के इश्यूज ऑलरेडी झेल रहे होते हैं। और उन्हीं के जो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है, खासकर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। क्यों है ये आर्टिकल आने का कारण? पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पायरेसी से जो इंडियन सीफेरर हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। ठीक, तो आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली जो केसेस देखने को मिल रहे हैं रेड सी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पायरेसी के, उसके कारण से इंडिया ने 3 पेपर सबमिट किया है 111 सेशन ऑफ इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लीगल कमेटी में। ये जो सबमिशन है ये क्रूशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए किया गया है। कौन से क्रूशल इश्यूज़? सीफेरर की सिक्योरिटी, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है और ब्रॉडर मैरीटाइम जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये 3 पेपर सबमिट किए हैं इंडिया ने। इंडिया का कहना है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत होगी। और इंडिया ने ये भी कहा है कि जो बढ़ रही है पायरेसी और कई तरह के मैरीटाइम थ्रेट, फॉर एग्जांपल आर्म रॉबरी, एक्सट्रीमिस्ट अटैक, रीजनल कन्फ्लिक्ट जैसे कि हमें रेड सी में देखने को मिला था, ड्रोन अटैक और मैरीटाइम वेपन्स जिनके कारण सीफेरर की जान को खतरा बढ़ रहा है, इन सारी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ऐसा इंडिया ने IMO में अभी जो 3 पेपर सबमिट हुए हैं उसमें कहा है। अब ये सारी चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से जो सीफेरर की लाइफ है वो खतरे में है। ये सारे एस्पेक्ट को समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे वेसल्स खरीद लिए। अब क्रू मेंबर उनको ज़रूरत होगी और क्रू मेंबर इंडिया में बहुत है ना।
स्किल प्रोफेशनल इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या इंडिया से जो सी फेरर हैं, क्रू मेंबर हैं, उन्हें रिक्रूट कर लेंगे। अब इंडिया से सी फेरर रिक्रूट होकर साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं, और इनकी जो सी है, इनकी जो वेसल्स हैं वो साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील जा रही है। तो इंडिया की नेवी इस सी को प्रोटेक्ट कर पाएगी क्या? अगर पायरेसी होती है तो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि इंडिया की नेवी जनरली इंडियन ओशियन तक ही सीमित है ना। तो उनका जो एरिया है जनरली इंडियन ओशियन है। अब ये अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, और यहाँ पर इंडियन नेशनल्स के सी फेरर जो है ये शिप को चला रहे हैं, पूरा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। लेकिन बीच में अगर रॉबरी हो जाती है या पायरेसी हो जाती है तो प्रोटेक्ट इंडिया की नेवी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस थ्रेट के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। दूसरा क्या इशू है? कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स की बात कर रहे हैं। जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो इंडिया के जो लेबर हैं काफ़ी सस्ते रहते हैं, और उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इंडिया यही कह रहा है। अब इंडिया का तो इस पर जोर नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इंडिया की टेरिटरी के बाहर हो रही हैं चीज़ें। अब जब टेरिटरी के बाहर हो रही है तो इंडिया के लॉज यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो इंडिया क्या चाहता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, इसलिए आईएमओ के पास जा रहा है कि भाई इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन में मिनिमम स्टैंडर्ड तो मेंटेन करिए, ताकि इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा जो ख़राब है वो उतनी ज़्यादा ख़राब ना हो, इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है। उसके अलावा जो भी थ्रेट हो रहे हैं, जो मैरीटाइम थ्रेट है, उसके कारण तो इनकी जान खतरे में जा ही रही है। इमोशनल भी बहुत इश्यूज होते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है अपना सी में बिता रहे हैं, अपने फैमिली परिवार से दूर बिता रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, मेंटल इश्यूज होते हैं, और उसके बाद वर्किंग कंडीशन और ख़राब हो जाए तो सी फेरर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और वही सारी चीज़ें इंडिया ने आईएमओ में जो रीसेंट पेपर हैं उसमें सबमिट किया है। अब आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं रीसेंट इश्यूज के जो सी फेरर की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जैसे कि पायरेसी वापस आ गई है रिसेंटली ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। कुछ जो है हाईजैकिंग देखने को मिली है, रिसर्जेंस ऑफ पायरेसी देखने को मिली है। सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उन्होंने कुछ वेसल्स टारगेट किए हैं, एमवी रुअन, एमवी लीला, नॉरफॉक। इसमें बहुत सारे इंडिया के सी फेरर काम कर रहे थे और इन पर अटैक हुआ है। तो इंडिया को थोड़ी चिंता है अपने सी फेरर जो इंडियन नेशनल्स के लोग हैं उनकी, है ना। और आपको ध्यान ये रखना होगा कि उसमें कैप्टन से लेकर के नीचे तक के सारे लोगों को सी फेरर में इंक्लूड किया जा रहा है। तो कैप्टन आप समझ सकते हैं कि एक स्किल्ड पर्सन है, तो उनकी सेफ्टी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरे में। तो इंडिया ने कहा है कि भाई प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है टू कॉम्बैट द पायरेसी एंड प्रोटेक्ट सी फेरर्स, है ना। पायरेसी को कम करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए हमें दूसरी कंट्री की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो उनकी नेवी होगी उनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ऐसा इंडिया ने कहा है। 2020 से अगर बात करें तो टोटल 200 से ऊपर सी फेरर एक्सप्लॉइटेशन के केस जो है रिपोर्ट किए गए हैं इंडियन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसलिए इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैरीटाइम इंडस्ट्री की बात करें तो मैरीटाइम इंडस्ट्री डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? हेविली डिपेंड करती है सी फेरर पे, जो बहुत तरह के चैलेंजेस और रिस्क फेस कर रहे होते हैं। और मैरीटाइम इंडस्ट्री अगर सी फेरर पर डिपेंडेंट है तो पूरा ग्लोबल ट्रेड भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सी फेरर पर ही डिपेंड करेगा। टोटल अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग 2.5 लाख के आसपास इंडियन सी फेरर जो है काम कर रहे हैं। तो टोटल ग्लोबल सी फेरर का अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 9.35% इंडियन नेशनल के सी फेरर्स जो है काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पर है। जब इतनी बड़ी तादाद में जो सी फेरर होंगे तो इंडिया का ऑब्वियस है जो स्टैंड होगा उनको बचाने का होना ही चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में ये नंबर है और एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंडिया के लोगों का संरक्षण कौन करेगा? ऑब्वियसली जो इंडियन गवर्नमेंट होगी वही करेगी। जो रीसेंट केसेस हो रहे हैं पायरेसी के, सीजर के, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी जो शिप्स होती हैं उन्हें सीज कर लिया जाता है, किडनैपिंग्स कर ली जाती है। रिसेंटली
हमें 40% इंक्रीज इन किडनैपिंग देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, इनका डेटा है। और ये जो 40% किडनैपिंग इंक्रीज हुई है वो कहाँ पर हुई है, गल्फ ऑफ गुयाना वाले रीजन में। 134 केसेस ऑफ असॉल्ट क्या आए हैं, इंजरी और थ्रेट्स रिपोर्ट किए गए हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 20 इंडियन नेशनल्स को किडनैप किया गया था फ्रॉम द एम्प्टी ड्यूक ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। एम्प्टी ड्यूक शिप का नाम है। इससे 20 इंडियन नेशनल्स को किडनैप किया गया था और इनसे हाई हेफ्टी रैंसम फिर मांगा गया। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो कि डायरेक्टली शो कर रहे हैं कि जो सीफेरर है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसी के रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट और NHRC ने रिसेंटली ह्यूमन राइट एट सी इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन राइट्स एट सी है उसका किस तरीके से वायलेशन हो रहा है। कई बार क्या होता है, जो कार्गो होते हैं उसमें इलीगल चीज़ें ट्रेड की जाती है और कैप्टन्स को जानकारी भी नहीं होती, जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती और उसके बाद वो किसी जहाँ डेस्टिनेशन होता है वहाँ पर चेकिंग में पकड़ा जाते हैं और उसके बाद जो सी फेरर मेंबर होते हैं शिप के साथ उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। शिप को कन्फिस्केट कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है और जो सी फेरर है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो इंडियन सी फेरर लगभग 200 के आसपास अभी फॉरेन जेल में डिटेन हो रखे हैं। 65 के अराउंड जो है इंडोनेशिया में 151 दिन से फंसे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो कैप्टन होते हैं उन पे प्रेशर डाला जाता है इस तरह का इलीगल ट्रेड करने के लिए। उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन ऐसी होती है कि उसके कारण उनको उस दबाव में इस तरह का ट्रेड करना पड़ता है और उसके बाद वो फंस जाते हैं और फिर फॉरेन जेल्स में ऐसे सीफेरर्स को बहुत समय तक रहना पड़ता है। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है और ये सारे इश्यूज होने के कारण ही इंडिया ने ये 3 पेपर जो है सबमिट किए हैं। ठीक, तो ये इश्यूज हो गए आपके सी फेरर से रिलेटेड। अब क्या करने की ज़रूरत है यार, इंडिया के जो सी फेरर है उनको इंडिया की गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक, इंडियन सी फेरर आज भी बहुत कमिटेड हैं, उनके करियर्स को लेकर सी में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और ये सारी चीज़ें पेंडेमिक के समय देखने को मिली थी। काफ़ी प्रोफेशनल हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया के सी फेरर्स को जाना जाता है कि ये बहुत ही अच्छे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ है। वैसे तो इंडियंस हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हमेशा से रहे हैं और होते भी हैं और इस तरह की इमेज भी इंडिया के सी फेरर्स की है। जो इंडिया की गवर्नमेंट है अभी 9.35% टोटल सी फेरर हैं। ग्लोबल सी फेरर का अगर हम उसके परसेंटेज में देखें तो इंडिया इस 10% को 20% में कन्वर्ट करना चाहती है अगले 10 से 20 सालों में। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को बेहतर कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करना पड़ेगा आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शन। और उसके लिए इंडिया को जो IMO है उसमें जाकर लगातार ये इश्यूज़ को उठाना पड़ेगा ताकि सारी कंट्री बेहतर कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन प्रोवाइड करे। एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है डेवलप करने की ज़रूरत है IMO को, जो कि सारी कंट्री मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करेगी जब भी इन सी फेरर का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट अटैक हो रहे हैं, जो मैरीटाइम थ्रेट हो रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में है वहाँ पर ये सब इशू उठाने की ज़रूरत है। ये हमारा आर्टिकल था। चीज़ें क्लियर हो गई होगी सी फेरर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाई डज द सेंटर वांट टू मॉडिफाई द 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट। आर्टिकल द हिंदू में आया है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए यार इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। GS4 में आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड इशू आता है तो वहाँ पर आप 2G स्पेक्ट्रम, ऑक्शन प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। GS4 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ठीक, इसमें क्या कह रहे हैं,
जो केंद्र सरकार है वो 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की उसको मॉडिफाई कराना चाहती है और उसका रीज़न क्या है यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस रद्द कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे इन द लैंडमार्क 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जजमेंट। केंद्र सरकार अभी रिसेंटली एक प्ली जो है फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में फॉर अ रीविजिट ऑफ दिस वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2012। क्यों रिविजिट करना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी ऑक्शनिंग ही होना चाहिए। ऑक्शन होगा तो बेहतर तरीके से जो रिसोर्स है उसका एलोकेशन होगा और कुछ करप्शन होने के चांसेस भी इसमें कम हो जाएंगे, बेहतर ट्रांसपेरेंसी होगी और बेहतर अकाउंटेबिलिटी होगी। उसके बाद जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो जितने भी इस 5G स्पेक्ट्रम थे उसका हमें ऑक्शन देखने को मिला। हालांकि इतना पैसा उसमें सरकार को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऑक्शनिंग की गई थी। तो जो प्रोसेस है नेचुरल रिसोर्स के एलोकेशन की वो ज़्यादातर अब किस पे होने लगी है? ऑक्शनिंग पे। इसके पहले किस तरीके से चल रही थी? एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के थ्रू। जो सरकार है उनका पूरा कंट्रोल होता था ओवर द सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटर। अब यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑक्शन। जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो जो है ऑपरेटर, उसको टेंडर दे दिया जाएगा, उसको नेचुरल रिसोर्स अलोकेट कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई ऑक्शन होना ही चाहिए, लेकिन यह ऑक्शन होना चाहिए ये कहा था इसलिए जो है अभी जो सरकार है वो ये चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को भी जो है करना ज़रूरी है। कुछ केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करना भी पड़ता है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें किसके बैकड्रॉप में हुई हैं? जब सीबीआई ने अपील की है दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ फॉर्मर यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा, जो कि 2G स्पेक्ट्रम में जो है फंसे थे, काफ़ी साल जेल में रहे थे। उसके बाद जो है सीबीआई कोर्ट ने इन्हें निर्दोष घोषित किया, इनकी बेल हो गई। अब वापस जो है सीबीआई अपील कर रहा है कहाँ पर? हाई कोर्ट में इनको जो निर्दोष साबित किया गया है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसके बैकड्रॉप में जो केंद्र सरकार है वो वापस चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन दोबारा है। अब 2G स्पेक्ट्रम जो स्कैम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 2008 में जब यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 122 2G लाइसेंसेस बेचे गए थे 2G स्पेक्ट्रम के, उस समय हुई थी। और 122 लाइसेंसेस दिए गए थे ऑपरेटर को, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए गए थे। इसका मतलब अगर आप पहले आए हैं तो आपको लाइसेंसेस मिल जाएंगे, अगर आप बाद में आए हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें केस फाइल किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया था और कहा था कि इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के कारण 70,000 करोड़ का गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। अगर ऑक्शन होता तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए सरकार के एक्सचेकर में और ज़्यादा बढ़ जाते। ऐसा जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर जो ऑपरेटर है वो यूपीए गवर्नमेंट ने चूज़ किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब कौन पहले आया कौन बाद में आया ये तो कौन डिसाइड करेगा? जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। ऐसे में अपने अपने लोगों को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है, इस तरह के एलिगेशन लगने लगे और इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो जजमेंट दिया था उसमें कहा था कि ये जितने भी 122 लाइसेंसेस सबको कैंसिल करो, और सारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए थे और कहा था कि ऑक्शन प्रोसेस अब बिना ऑक्शन प्रोसेस के नेचुरल रिसोर्स, स्कार्स नेचुरल रिसोर्स को आप लोग जो है सरकार दे नहीं सकती, एलोकेट नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद केस चला सीबीआई हाई कोर्ट में और सीबीआई कोर्ट में, और सीबीआई कोर्ट में फाइनली जो ए राजा थे जिनके ऊपर टेलीकॉम मिनिस्टर थे उस समय, जिनके ऊपर केस चल रहा था, एलिगेशंस थे, उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया, निर्दोष जो है मान लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि
एलिगेशन ये थे कि इन्होंने ऑपरेटर को कुछ बेनिफिट पहुंचाया और ऑपरेटर्स को अगर कुछ बेनिफिट मिला है तो उन्होंने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा। ए राजा के पास कहीं ना कहीं से पैसे आए होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ पैसे मिले होंगे। जब तक कि ये ट्रांजैक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक कि ये माना नहीं जा सकता कि ए राजा ने क्या किया है, करप्शन किया ही किया है। ये तो एक थ्योरी है कि इन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फ़ायदा पहुंचाया होगा, और ये प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ है, उसे हम कैसे पता कर सकते हैं? जब आप ट्रांजैक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। अगर ट्रांजैक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ए पार्टी से बी पार्टी को अगर पैसा पहुंचा, ये आपने प्रूफ नहीं कर पाए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन्हें करप्शन में पकड़ सकें, और इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया। और फिर कांग्रेस ने ये भी कहा कि बताइए 2G स्पेक्ट्रम के नाम पे और ऐसे कई सारे जो घोटाले का नाम लिया है, उसमें जो घोटाला हुआ ही नहीं है, सिर्फ परसेप्शन बनाया गया है कि ये इतना बड़ा घोटाला होता, अगर ऑक्शन होता तो इतने रुपए में बिकता। और जब 5G स्पेक्ट्रम हुआ तो जब 5D स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ तो उसमें जो है सोचा गया था कि बहुत ज़्यादा जो है पैसा मिलेगा, लेकिन इतना पैसा जो है सरकार को नहीं मिला। तो ज़रूरी नहीं है ऑक्शन में एक्चुअल अमाउंट मिले ही, रियलाइज एक्चुअल अमाउंट जितना सरकार सोच रही है उतना हो। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस करप्शन का कारण हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करप्शन का कारण हो, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन जिसमें गवर्नमेंट के पास ऑपरेटर सिलेक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी ना हो या फिर उसमें अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी ना हो। और इसलिए जो सरकार है वो क्या चाहती है, इसको रिविजिट करना चाहती है। अब केंद्र सरकार की प्ली की बात कर लेते हैं। जो केंद्र सरकार ने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने पॉइंट आउट किया है कि असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सॉवरेन एंड पब्लिक इंटरेस्ट फंक्शन सच एज सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। कई बार जो स्पेक्ट्रम है उसका एलोकेशन हमको पब्लिक इंटरेस्ट फंक्शंस के लिए करना पड़ता है, जैसे कि डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन के लिए भी आपको एक अलग फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम एलोकेशन करना पड़ेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आप स्पेक्ट्रम बेचना चाहते हैं उसकी तादाद ज़्यादा है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन इसकी डिमांड ना के बराबर है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो एलोकेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ही हो पाएगा, अदरवाइज एलोकेशन हो ही नहीं पाएगा। अब सरकार बोल रही है, लेट से आपने 100 किलो आलू पड़े हुए हैं आपके पास और एक आदमी खरीदने वाला है, अब आपको इसको बेचना है। अब आप इसको बोलो बोली लगा, तू बोली लगा, बिना बोली लगाए नहीं दूंगा, तो पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो कुछ ना कुछ जो है सेटलमेंट करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, और बोली लगाने से कॉस्ट और बढ़ जाएगी। अब जब सामने वाला लेना नहीं चाहता और ऊपर से तुम और कॉस्ट बढ़ा दो तो वो तो और नहीं लेना चाहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन होता है, जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, ऐसी सिचुएशन में बेस्ट तरीका और ऑप्टिमल और एफिशिएंट तरीका ये होता है कि आप जो है स्पेक्ट्रम को मल्टीपल प्लेयर्स के बीच में शेयर करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन करिए, रेदर देन उसके छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर ऑक्शन में बेचिए। ऐसा केंद्र सरकार का कहना है, और यही चीज़ यूपीए के टाइम हो रही थी। लेकिन अभी जो है वापस, उस समय तो मतलब वेव थी कि ये बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, और अब जो है वापस इसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की तरफ सरकार को आना पड़ रहा है, क्योंकि जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है। अब रिसेंटली जो लॉ बनाया है न्यू टेलीकॉम लॉ, उसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई है पार्लियामेंट ने, जो प्रोविज़न है उसकी बात करते हैं। उसमें सरकार ने जो है पार्लियामेंट, अब सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू टेलीकॉम लॉ की बात कर लेते हैं, जिसे 2023 में पार्लियामेंट ने पास किया है। इस एक्ट के अंदर जो सरकार है उनको एम्पावर किया गया है टू असाइन स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अदर देन ऑक्शन फॉर एनलिस्टेड एंटिटी इन फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल में एंटिटी है
उनको जो सरकार है एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी कर सकती है, रेदर देन ऑक्शन करने की ज़रूरत उनको नहीं है। तो शेड्यूल 1 में जो एंटिटीज़ जो है इंक्लूड की गई है वो किससे रिलेटेड है, जो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जैसे कि स्पेस एक्स, भारती मित्तल बैग्ड, वन वेब, ये सारी चीज़ें भी शेड्यूल 1 में इंक्लूड की गई है और इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया जा सकता है। इसके लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।